हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ना, वह सिर्फ ना ही सीटेट के लिए बल्कि अदर या स्टेट एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम यानी कि एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, केबीएस, एनबीएस, DSSS सारे टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला सब्जेक्ट होता है ना, सारे टेट एग्जाम में लगभग उनका सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन दे रखा है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता यानी कि जो समस्या समाधान और ऐसे थिंकिंग जो आते हैं और कॉग्निटिव टाइप के, ठीक है ना, तार्किक लॉजिकल लगाना, सोचना और समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो इस प्रकार की थिंकिंग किस प्रकार की एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन ये पूछा है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। फिजिकल, शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा पूछा है ना, उसमें पूछा है कि बौद्धिक योग्यताएं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता की चर्चा करता है। तो जो यहाँ पे फिजिकल ऑप्शन है ना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल विकास के अंतर्गत, शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई वगैरह में वृद्धि विकास से संबंधित है। मोटर से ये भी थोड़ा सा शरीर के ही अनुसार होगा, ठीक है, चलने फिरने से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और सामाजिक विकास के अंतर्गत सोशल डेवलपमेंट जैसे कि व्यक्ति सामाजिकता का समावेश, नैतिक विकास, नैतिक मूल्यों का समावेश, नैतिक मूल्यों का ज्ञान होना, ये सभी सामाजिक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का संबंध तो लॉजिक लगाना, सोचना, गणितीय तर्क करना, यह सभी संज्ञानात्मक हमारे माइंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, हमारे दिमाग से सोच है। तो हमारी जो दिमागी क्षमता है, दिमागी विकास है, उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और इसी को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है। फ्रेंड्स, जो सीटेट का एग्जाम होता है ना कहीं विकास चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आने ही होते हैं। तो हमारा विकास वाला चैप्टर जो है उसे अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा सारे टॉपिक को, जिससे कि हमारे 5-6 नंबर पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से और उसका एनालिसिस करने से सीटेट क्लियर किया जा सकता है, सही गाइडेंस की वजह से। ठीक है ना, भटकना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। चलिए सेकेंड नंबर है, विकास से की ओर होता है सिर, पैर, ठीक है ना। बी ऑप्शन है जटिल, सरल, बाह्य, केंद्र, विशिष्ट, सामान्य। तो यहाँ पे जो विकास होता है ना फ्रेंड्स, हेड टू जाता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। विकास की जो दर है, विकास की जो प्रक्रिया है, वो सिर से पैर की तरफ जाता है। पहले सिर का विकास होता है, धीरे धीरे पैर तक विकास की प्रक्रिया चलती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और ... सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। ठीक है ना। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है जनसंचार माध्यम, परिवार,
विद्यालय, परिवार, परिवार, विद्यालय, मुद्रित माध्यम, जनसंचार। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन था वो पूछा था कि पहला सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन है और द्वितीयक कारक कौन है। तो इसमें से हमारा जो सी नंबर है वह करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। परिवार हमारा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय हमारे सामाजिकरण का, बच्चे के सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। फ्रेंड्स जहाँ पे परिवार और पड़ोस दे देना वह प्राथमिक कारक के रूप में आ जाएगा और विद्यालय, मीडिया और वगैरह वगैरह कुछ भी आ जाए जैसे कि दूर की चीज़ें, वो सभी द्वितीयक कारक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर एक स्कीम जो बालक के आंतरिक मानसिक स्थिति है, मानसिक सोच है, मानसिक स्कीमा है ना, वो संतुष्ट नहीं है, बाहर की चीज़ देखा और उसके दिमाग में जो फिट है, उन दोनों के बीच में जो असंतुलन हुआ ना, उसे डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, उसे डिसइक्विलिब्रियम कहा जाएगा क्योंकि जो उसके दिमाग में है, जो उसकी मानसिक क्षमता में है, मानसिक स्कीमा में है और जो बाहर की वस्तुएं हैं, उन दोनों में जब असंतुलन हो जाता है तो उसे असंतुलन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व आती है, वह फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेदीगामक अवस्था विकास के प्राथमिक चरण, संवेदीगामक अवस्था जो कि 0 से 2 साल तक होती है, उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। वस्तु स्थायित्व का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये होता है कि जैसे कि बच्चे के सामने से यदि कोई चीज़ हम हटा देते हैं, ठीक है ना, उसको, तो वह उस चीज़ को, उस वस्तु को जाके वो खोज निकालता है कि वो चीज़ कहाँ रखी गई है। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ छिपा के रख दिए और वो बच्चा जाएगा फिर उस चीज़ को निकाल के उस वस्तु को निकाल देगा, उसको सामने ला ही देगा। उसे समझने लगता है कि चीज़ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, उनमें ये समझ आ जाती है, तो उसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं या संवेदीगामक अवस्था में आ जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन के सम्मुख हेंस की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंस को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। ठीक है, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यांत्रिकी उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि वह रमन को हेंस की दुविधा प्रस्तुत की गई है। ठीक है ना, उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंस को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। फ्रेंड्स, वह रमन चोरी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है कि चोरी करना अपराध है, ये कानून के विरुद्ध है, हमें कानून का पालन करना चाहिए। जो कि कानून के विरुद्ध है उसे नहीं करना चाहिए, इससे समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो फ्रेंड्स, यह कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का चरण है, 4th स्टेज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। फ्रेंड्स, ये नंबर गलत हो जाएगा। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास में बच्चे को दंड दिया जाता है तो वह कार्य को नहीं करता है और उसे पुरस्कार दिया जाता है तो वह कार्य को करता है। ठीक है, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल टिट फॉर टेट, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस अभिविन्यास में बच्चा ये समझता है कि यदि
तुम मुझे पेन दोगे तो मैं तुझे कॉपी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। टिफ़िन तुम अपना शेयर करोगे तो मैं भी तुम्हें अपना शेयर करूंगा, मतलब बदले में कुछ चाहिए होता है दूसरों से, ठीक है ना। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, इसमें बच्चा खुद दूसरों के प्रति अच्छा दिखने में कोशिश करता है, वह दूसरों के लिए भला दिखना सोचना कोशिश करता है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे कार्य वह इस अवस्था में इसलिए करेगा कि दूसरे उसे अच्छे समझते हैं, समझेंगे, दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहता है। थर्ड लेवल है, ठीक है। और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है, फोर्थ स्टेज हो जाएगा नैतिक विकास के फोर्थ स्टेज में, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार ऐसा नहीं है। उन्हें सामाजिक से बच्चे को कनेक्ट करना चाहिए और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे अधिगम अच्छी सुसाध्य रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पे पृथक्करण आइसोलेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमारा सही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है वह उसमें यह बताया गया है कि बच्चे को यदि सहायता प्रदान करेंगे, उसे संकेत और इशारे देंगे, उसे सहयोग देंगे, हेल्प देंगे, तो वह अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखेंगे ये बोल रहा है कि सहयोग नहीं करेंगे तो सीखेंगे, जबकि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत ये बताता है कि हम बच्चे को सहयोग देंगे तो वह अच्छी तरह से सीखेंगे, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। फ्रेंड्स सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम, संकेत देना, हेल्प करना, इसके फोल्ड करना, ये सभी अधिगम को सुसाध्य करते हैं, ना कि अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, जो कि क्वेश्चन हमें पूछा है ना। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चे को सांस्कृतिक उपकरण का मतलब ये है कि भाषा, लैंग्वेज और कल्चर, ये तीनों बच्चे के अधिगम में, बच्चे के विकास में और उनके सीखने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी, इन तीनों पर लेव वाइगोस्की बल देते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक उपकरण कल्चर के टूल होते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, ठीक है ना। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि जो लेव वाइगोस्की हैं वो सहगामी को ऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं और हेल्प की, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहगामी अधिगम ही लेव वाइगोस्की के अनुसार होना चाहिए, इससे अधिगम सुसाध्य होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या,
पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो फ्रेंड्स, जो बाल केंद्रित शिक्षा है ना, वह मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं, फ्लेक्सिबल पाठ्यचर्या पे बल देती है ना। पुरस्कार और दंड देना, आजकल की टीचिंग प्रोसेस में ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुरस्कार और दंड दे के बच्चे को अच्छे से सिखा नहीं सकते हैं, यह बाल केंद्रित शिक्षा इसको नहीं बताती है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। फ्रेंड्स, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में हर बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना है और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मानपूर्वक ध्यान देना है और सुसाधित रूप से उनके लिए शिक्षण सहायता करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि की विभिन्न स्तर होते हैं। इस द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन। हार्वर्ड गार्डनर ने बताए हैं कि बुद्धि के कई रूप होते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के व्यक्तियों में सभी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अधिगम। अभिकथन है, अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। सही विकल्प चुनें। तो फ्रेंड्स, अभिकथन यहाँ पे जो है वो सही है, क्योंकि अभिकथन बोला है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। बिल्कुल राइट आंसर, राइट ऑप्शन है, अभिकथन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभिकथन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य यह बताता है कि अधिगम के लिए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, जैसे कि दीवारों पर चित्र बनाना, उनके लिए इन्वायरमेंट बनाना, अच्छा माहौल बनाना बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है ना। ये सभी करने से जो सामाजिक संरचनावादी अधिगम सिद्धांत है बल देती है, ठीक है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास में पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे तर्क जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, भूमिका बिल्कुल है, ठीक है। विद्यालय के परिवेश से ही बच्चे लैंग्वेज को सीखेंगे और अपनी भाषा को सीखेंगे। भाषा विकास में समाज का, विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे अभिकथन हमारा सही है और तर्क गलत है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इन दोनों को कवर करता है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, वे भी गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अभिकथन हमारा सही है और रीजन हमारा गलत है। तब फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। आई होप कि आपको यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।